गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम अपना लेसन नंबर 1 व्याकरण की बुक का कल्प वृक्ष है जो आपकी बुक उसका शुरू कर रहे हैं। जो फर्स्ट लेसन है हमारा भाषा और व्याकरण, जो कि आप पिछली क्लासेस में भी इसे पढ़ते आए हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आप भाषा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि भाषा की उन्नति कैसे हुई। तो आओ इसके बारे में कुछ जानें। हमारे पूर्वज बंदर थे, उनके पास भाषा नहीं थी, उन्हें भाषा का ज्ञान भी नहीं था। तब वे इशारों से ही अपने विचारों को प्रकट करते थे, यानी कि संकेत के माध्यम से अपने विचारों को एक दूसरे को बताते थे। अपने विचारों को अपने साथियों को बताने के लिए उन लोगों द्वारा कुछ आवाज़ें निश्चित वस्तुओं और कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाने लगी। कि उन्होंने जब आपस में एक दूसरे को कुछ बताना होता था तो उसके लिए वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया हुआ था कि अपनी कुछ आवाज़ें और कुछ निश्चित वस्तुएं प्रयोग में लाते थे। कई तरह के पशु पक्षियों की आवाज़ें तथा प्रकृति की कई चीज़ों यथा वायु, जल, अग्नि आदि से उत्पन्न ध्वनियों को नए प्रतीक दिए, जो कालांतर में भाषा बन गई। कि इन सब चीज़ों को उन्होंने नए प्रतीक दिए, यानी कि नया उनको बनाया, जो कि नए युग में एक भाषा का रूप बन गया। उन लोगों ने पत्थरों और चट्टानों पर भी कुछ चिन्ह बनाए। इन चिन्हों और संकेतों से भाषा बनती चली गई। केवल मनुष्य ही भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। कि मनुष्य ही है जो भाषा का प्रयोग करके अपने विचारों को आदान व प्रदान कर सकता है। भाषा की आवश्यकता। मानव जब जंगलों में रहता था तब उसका जीवन पशुओं से मिलता जुलता था। शिकार करके या जंगली फल आदि को खाकर वह अपनी भूख को शांत करता था, यानी कि अपने पेट को भरता था। गर्मी, सर्दी और बरसात से बचने के लिए गुफाओं में रहता था। जब मानव ने समूह में रहना शुरू किया, यानी कि जब वह ग्रुप में रहना उन्होंने स्टार्ट किया, तब उन्हें अपने मन के भाव प्रकट करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। कि जब वो इकट्ठे पहले वो अलग अलग रहते थे तो उन्हें इन चीज़ों का इतनी कोई महसूस नहीं होता था, परंतु जब वो ग्रुप में रहने लगे तो उन्हें एहसास हुआ कि हम अपने विचारों को किस प्रकार से एक दूसरे तक पहुंचाएं। तो आपने तो सुना ही है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। प्रारंभ में अपने हाथ से कुछ संकेतों द्वारा अपने मन के भावों का आदान प्रदान प्रारंभ किया। संकेतों में जब काम चलना कठिन लगने लगा तब उसने कुछ ध्वनियों का प्रयोग किया। ये ध्वनियाँ ही शब्द बनी और शब्दों से ही भाषा का जन्म हुआ। कि जब उन्होंने ये देखा कि उन्हें संकेत के माध्यम से अपने विचार बताने में बहुत दिक्कत होती है, तो उन्होंने कुछ ध्वनियों को पकड़ लिया। उस ध्वनियों के माध्यम से वो अपने विचारों को एक दूसरे को बताने लगे। परंतु ध्वनियों के बाद उन्होंने शब्दों को पकड़ा और उन्हीं शब्दों से ही भाषा का जन्म हुआ। हर समूह ने अपनी अपनी ध्वनियों के अपने अपने अर्थ निश्चित किए। यही कारण है कि एक स्थान की भाषा दूसरे स्थान की भाषा से अलग है। जैसे जैसे मानव जीवन का विकास हुआ वैसे वैसे भाषा का भी विकास हुआ। जनसंख्या बढ़ी तो गांव और शहर बने। एक स्थान से दूसरे स्थान तक बात पहुंचाने की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार जब एक पीढ़ी के ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की आवश्यकता महसूस की गई, तब भाषा के लिखित रूप का जन्म हुआ। कि आवश्यकता इतनी बढ़ गई कि भाषा का जन्म हो गया और भाषा के माध्यम से ही आगे आगे चीज़ें बढ़ती चली गई। जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ी तो गांव और शहर बने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक बात पहुंचाने की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार जब एक पीढ़ी को ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता महसूस हुई, तब लिखित रूप का जन्म हुआ। तो भाषा की परिभाषा इसमें क्या बनेगी? भावों तथा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं। फर्स्ट है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हम इन तीनों रूपों को एक्सप्लेन देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। कि फर्स्ट है मौखिक भाषा। जब मनुष्य बोलकर अपने मन के विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं।
कि जब मनुष्य बोलकर अपने विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं और सुनने वाला उसे सुनकर समझता है, तो वो क्या कहलाता है? भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। सेकंड है लिखित भाषा। जब मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को लिखकर प्रकट करता है और सामने वाला उसे पढ़कर समझता है, तो वो होता है भाषा का लिखित रूप। यह संसार बहुत बड़ा है, लोग जगह जगह बसे हुए हैं और हर जगह की अपनी भाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, बंगला, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, राजस्थानी इत्यादि बोलियां अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती हैं कि जिस स्थान पर हम रहते हैं वहाँ पर हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस क्षेत्र में सीमित रहकर, तो वो हमारी बोली कहलाती है। अनेक भाषाओं के होने पर भी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। थर्ड आता है हमारा सांकेतिक भाषा। जब मनुष्य संकेतों या इशारों के माध्यम से अपने भावों तथा विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। कि जब मनुष्य बिना लिखे बिना बोले सिर्फ अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों को बताता है, तो वो हमारी सांकेतिक भाषा कहलाती है। सड़क पर बने यातायात के आवागमन चिन्ह और कूट भाषा आदि इसका उदाहरण है। दिए गए उदाहरण सांकेतिक भाषा को दर्शाते हैं। इस प्रकार हम अपने भावों और विचारों को लिखकर, बोलकर और संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जिस भाषा को हम बोलते हैं उसे हम बोली कहते हैं। बोली किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। बोली का साहित्य मौखिक तथा भाषा का साहित्य लिखित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। भाषा के कुछ प्रदेशों की भाषाएं। भारत के कुछ प्रदेशों की भाषाएं जैसे बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी। विश्व की कुछ भाषाएं। जापान में जापानी, चीन में चीनी, स्पेन में स्पेनिश, रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी, भारत में हिंदी। हम 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि वर्ष 1949 यानी 1949 में इसी दिन भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता दी गई थी। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिपि। भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। कि भाषा को बोलते समय हमारे मुख से जो भी निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने का एक ढंग होता है, जैसे कोयल गा रही है। यदि हमने हिंदी में लिखा है लेकिन अंग्रेजी में लिखा जाएगा कोयल इज सिंगिंग। हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। लिखने की इसी विधि को हम लिपि कहते हैं। भाषा को अक्षरों या वर्ण चिन्हों में लिखने की विधि को, यानी ये भी लिख सकते हैं भाषा को लिखने के ढंग को, कि जिस ढंग से भाषा को लिखा जाता है, जिस ढंग में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। इस लिपि में लिखे जाने वाले वे चिन्ह जो एक विशेष ध्वनि के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। इन वर्णों में हिंदी के अनगिनत शब्द होते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। इस लिपि में लिखे जाने वाले वे चिन्ह जो एक विशेष ध्वनि के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हमारी हिंदी में वर्णों का प्रयोग किया जाता है, वो हमारी हिंदी भाषा की ध्वनि है। इन्हीं ध्वनि को हम लिपि कहते हैं। इन्हीं वर्णों की अनगिनत शब्द होते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, बंगाली बांग्ला, जर्मन रोमन, फ्रेंच रोमन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्याकरण।
नीचे दिए गए उदाहरणों में इन्हें पढ़ें और समझें। अब हमारा फर्स्ट जो है वो है बच्चों को खिलाओ छील कर केला। अब बोलने में ये वाक्य कितना अजीब लग रहा है कि बच्चों को खिलाओ छील कर केला। अगर हम इसे शुद्ध करके लिखें, व्याकरण के माध्यम से हम अपनी भाषा को शुद्ध करते हैं, अगर इसे हम शुद्ध करेंगे तो वाक्य बन जाएगा बच्चों को केला छील कर खिलाओ। दोनों ही वाक्यों में कितना अंतर आ गया है कि बोलने से ही पता चलता है कि हम पहले वाक्य को कितना अजीब सा फील कर रहे हैं। आशीर्वाद दादाजी ने दिया। अब ये वाक्य भी बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। अगर इसे व्याकरण के माध्यम से शुद्ध करके लिखा जाए तो लिखा जाएगा दादाजी ने आशीर्वाद दिया। यहाँ वाक्यों में सुधार करने में वाक्य का अर्थ भली भांति स्पष्ट हो रहा है। मनुष्य मौखिक एवं लिखित भाषा में अपने विचारों को प्रकट कर सकता है और करता रहा है, किंतु भाषा का कोई निश्चित एवं शुद्ध स्वरूप स्थिर नहीं हो सकता। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजनाओं की आवश्यकता होती है। उस नियमबद्ध योजनाओं को हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण की क्या परिभाषा बनेगी? किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों की जानकारी देने वाले शास्त्र व्याकरण कहते हैं। या हम एक परिभाषा इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि भाषा को हमें शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। संस्कृत या देवनागरी में ही विश्व की सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। मदर, माता, मेडी, मम्मी जैसे सभी शब्द संस्कृत के मातृ शब्द से ही लिए गए हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे लिखे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सही विकल्प चुनिए। कि भाषा कौशल में शामिल है। इसके 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि भाषा कौशल में शामिल है। भाषा में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? बोलना और सुनना, पढ़ना और लिखना, हाव भाव व संकेत करना, ये सभी। तो हमारी भाषा में तो ये सभी चीज़ें आती हैं कि हम बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं और हाव भाव करके या संकेत करके दूसरों को अपनी बात भी समझाते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा वे सभी। लिपि कहा जाता है बोलने की शैली को, पढ़ने की शैली को, सुनने की शैली को और लिखने की शैली को। तो लिपि का प्रयोग तो हम अपनी भाषा को लिखने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा लिखने की शैली को। उसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें है फर्स्ट, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? भावों व विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को। कि भावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम की, जिस माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा में कब और किस भाषा को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान में 1949 में हिंदी भाषा को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, लिपि से आप क्या समझते हैं? हिंदी की लिपि का क्या नाम है? लिखने के ढंग को, कि जिस ढंग से भाषा को लिखा जाता है, जिस ढंग में भाषा को लिखा जाता है, उसे लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि का नाम है देवनागरी। भाषा को सीखने के लिए व्याकरण पढ़ना क्यों आवश्यक है? भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने व बोलने के लिए व्याकरण पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिक्त स्थान। ईमेल में से दूसरों को कोई समाचार देना भाषा का लिखित रूप है। कि ईमेल हमारी लिखित में ही जाती है, तो हमारा जो दूसरों को समाचार देने का जो रूप है वो है लिखित है ईमेल। बोली भाषा का मौखिक रूप है। हिंदी भाषा की लिपि डैश है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हम अपने भावों को बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। भारत में अनेक प्रकार की डैश बोली जाती हैं। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। नीचे दिए गए कथनों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाइए। भाषा के 3 रूप होते हैं। हाँ जी, हमने लेसन में अभी रीड किया है कि भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो हम यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा? राइट।
भाषण भाषा का लिखित रूप है? नहीं। भाषण तो हम बोल कर देते हैं, तो वो लिखित रूप कैसे होगा, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा नहीं। उसके बाद आता है हमारा, भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी व्याकरण से मिलती है? हाँ जी, भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व बोलना हम व्याकरण के माध्यम से ही सीखते हैं, तो हमारा आंसर आएगा राइट। प्राचीन काल में मनुष्य बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता था? रॉन्ग। लिखित लिपि भाषा को लिखने की एक विधि है? राइट। इसके बाद आता है हमारा, सुमेल कीजिए। हिंदी भाषा को संविधान की मान्यता कब मिली थी? मौखिक रूप में, भाषा, लिपि, 14 सितंबर 1949 या हिंदी? तो आंसर आएगा 14 सितंबर 1949। हमारे देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी। बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना मौखिक रूप है। सभ्यता के साथ उत्पत्ति हुई किसकी? भाषा की। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। नीचे है लास्ट एक्सरसाइज हमारी, निम्नलिखित भाषा की सही लिपि पर सही का चिन्ह लगाइए। संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी या रोमन? तो आंसर आएगा देवनागरी। पंजाबी की बांग्ला या गुरुमुखी? तो आंसर आएगा हमारा गुरुमुखी। अंग्रेजी की रोमन या देवनागरी? रोमन। उसके बाद है हमारा, उर्दू में फारसी या बांग्ला? फारसी। जर्मन में रोमन या फारसी? रोमन। बंगाली बांग्ला या गुरुमुखी? तो आंसर आता है हमारा बांग्ला। तो यहाँ पर हमारा आज ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो आपने इस वीडियो को पहले ध्यान से सुनना है, समझना है, और फिर इसे अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज को साफ साफ सुंदर राइटिंग में लिखना है। हैव अ नाइस डे।